पिछले क्लास में हमने ये डिस्कस किया था इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, प्रैक्टिस, प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, है ना। इस क्लास में हम पढ़ेंगे ये यहाँ से एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, कि मैनेजमेंट के फंक्शंस के क्या क्या एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन जिसके अंदर आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, स्ट्रक्चर, डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनिंग एंटरप्राइजेस। ये सारे ये फंक्शंस मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर ये सारी चीजें आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, है ना। सॉरी, तो इस क्लास में हम ये एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो जैसा कि इसमें देखिए क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं ना। मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, आपका सिलेबस में दिया हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना। तो इस बुक में क्या है, आपका स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग भी है, इसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। जो अपने बुक में दिया है उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। आपके सिलेबस में दिया है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन अपन क्या, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग है, एक दो लाइन का है, एक पेज का है, उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे, क्या पता शायद दे दे, है ना। तो मेन फंक्शंस आपके मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ठीक है। तो अपन ऑर्गेनाइजेशन से चालू करते हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग से अपन चालू करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ऑर्गेनाइजिंग से चालू करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग को आसान भाषा में अपन ये बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू अचीव गोल, ठीक है। हमारा गोल, माइंस में हमारा गोल क्या रहता है, कैसे हम कोयले को निकालें, ठीक है, बेनिफिट में, ताकि हमारा कॉस्ट कम लगे और हमको प्रॉफिट हो उससे। तो ऑर्गेनाइजिंग का आसान भाषा में आप ये बोल सकते हैं कि पीपल्स, जो हमारे पास रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस है, उनका इस तरीके से अरेंजमेंट करना ताकि हम अपने गोल तक पहुंच सके। तो हमारे कोल माइंस में क्या होता है कि हमारा मेन गोल क्या है, कोयला निकालना। तो हमारे पास जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस है, चाहे वो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, ओवरमैन हो, जो भी है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, उसको किस तरीके से हम अरेंज करें ताकि हम अपने गोल तक पहुंच सके, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग को आसान भाषा में ये बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू अचीव गोल, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, चलो ठीक है, मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, यहाँ 5 फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इन फंक्शंस में से ऑर्गेनाइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट का। ये प्रोसेस है एस्टेब्लिशिंग फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स दैट पीपल कैन परफॉर्म एंड देयर वर्किंग रिलेशनशिप इन अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइज, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि हमारे पास जो पीपल हैं उनका स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर बनाना कि किस तरीके से आप उसका एक स्ट्रक्चर जैसा बना देंगे। जैसे सबसे ऊपर मैनेजर हो गया, ठीक है, मैनेजर के नीचे आपका असिस्टेंट मैनेजर, तो ये आपको क्या है, मैनेजमेंट, ये असिस्टेंट मैनेजर के नीचे आपका सुपरवाइजर, इस तरीके से, है ना, ओवरमैन, सरदार, जो भी है, इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन आपका अलग अलग रोल दिया जाएगा, है ना। तो यही है कि ये प्रोसेस है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स दैट पीपल कैन परफॉर्म, मतलब जो भी आपका हमारे पास लोग हैं उनको सबको एक रोल दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग रोल परफॉर्म करने के लिए एक स्ट्रक्चर में ढाला जाता है ना, कि सबसे ऊपर मैनेजर रहेगा, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, फिर ये मतलब ये इसको जवाबदेही है, वो उसका जवाबदेही है, इस तरीके से ये एक प्रोसेस है, इस तरीके से लोगों को स्ट्रक्चर बनाने का, सो दैट दे में बेस्ट वर्क टुगेदर टू अचीव इंटरप्राइजेज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस तरह से करने का क्यों जरूरत है, ताकि इसे अपना रोल पता रहे, ये असिस्टेंट मैनेजर है, इसको अपना रोल पता रहे कि मेरा क्या रोल है, कि उस रोल को मैं निभाऊंगा तो मेरा जो हमारा इंटरप्राइजेज है उसको जो गोल है वो अचीव होगा, है ना। सबको अलग अलग रोल दिया जाता है ऑर्गेनाइजिंग करके। It is necessary because in each managerial position there is a limit to the number of persons
एन इंडिविजुअल कैन इफेक्टिवली मैनेज स्पान ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो कोई कुछ भी काम करेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, एक अरेंजमेंट हो जाता है पीपल का, सबको अपना अपना रोल पता रहता है कि मेरा ये रोल है, मेरा ये रोल है। इसलिए ये ऑर्गेनाइजिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि इंडिविजुअल को पता रहे कि मेरा क्या रोल है। अब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजिंग में जो भी आपका एंटरप्राइज है, अब हम कोल माइंस की ही बात करेंगे, मान लीजिए ओपन कास्ट माइंस है, तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, पहले इसको हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मान लीजिए ओपन कास्ट माइंस है तो सबसे पहले ओबी निकलेगा। ठीक है, ओबी निकालने में क्या क्या मशीन्स लगेंगे, ये एक्टिविटीज है। ठीक है, फिर हम कोयले तक पहुंच गए तो कोयला निकालने के लिए हमको सरफेस माइनर लगाना है कि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके शॉवल लगाना है, ये एक एक्टिविटी है। अब कोयला निकल गया तो उसको यार्ड तक कैसे ले जाए, कोल यार्ड तक, ये एक एक्टिविटी है। फिर कोल यार्ड से आगे सेल करना है ना। ये सारे एक्टिविटीज को हमको पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे कोयले निकालने में क्या क्या प्रोसीजर आएगा, क्या क्या एक्टिविटी आएगा। ठीक, तो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या क्या है, तब ना हम किसी किसी को रोल देंगे कि आपको ये, आपका ये रोल है, आपका ये रोल है। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे क्या क्या एक्टिविटीज हैं माइंड्स में। ठीक है, फिर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। ठीक है, डिपार्टमेंटल में बांट देंगे, है ना। कोल सेक्शन अलग कर दिया जाएगा, ओबी सेक्शन अलग कर दिया जाएगा, कोल यार्ड को अलग डिपार्टमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, डिस्पैच का अलग डिपार्टमेंट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से फिर क्या करेंगे, हमने एक्टिविटीज पहले ऑब्जर्व आइडेंटिफाई किया कि हमारे माइंड्स में क्या क्या आइडेंटिफाई है, फिर उसको हमने ग्रुपिंग कर दिया, मतलब डिपार्टमेंट में बांट दिया, है ना। फंक्शन, इक्विपमेंट, टेरिटरी। इक्विपमेंट से रिलेट कैसे बांटेंगे, मान लो ड्रैग लाइन चल रहा है तो ड्रैग लाइन का एक अलग हम डिपार्टमेंट बना देंगे कि भैया आप लोग ये ड्रैग, ये लोग हैं, आप लोगों को ड्रैग लाइन देखना है। ठीक है, इक्विपमेंट, एक्टिविटी, प्रोसेस, प्रोडक्ट, इसमें हमने डिपार्टमेंट में सबको बांट दिया जाएगा। फिर जो डिपार्टमेंट हमने बांटा है उस सबको एक हेड दिया जाएगा, मैनेजर, है ना, जो आपका सेक्शन इंचार्ज होता है। जैसे मान लो ड्रैग लाइन एक डिपार्टमेंट हो गया तो ड्रैग लाइन का एक इंचार्ज रहेगा। ठीक है, उसका हेड, उसको असाइनमेंट क्या किया जाएगा, उसका एक हेड बना दिया जाएगा एंड उसको डेलीगेशन, डेलीगेटिंग अथॉरिटी नेसेसरी टू सुपरवाइज इट, और उसको डेलीगेट कर दिया जाएगा, मतलब उसको इतना पावर दे दिया जाएगा उस हेड को कि उसका डिसीजन लेने के लिए वो सक्षम रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उस एक्टिविटी का हमने डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। मान लीजिए ओबी सेक्शन, कोल सेक्शन, डिस्पैच सेक्शन, ये डिपार्टमेंट बढ़ गया। अब हर डिपार्टमेंट को हमने क्या दिया, एक हेड दे दिया। ठीक है, जो उसका हेड मैनेजर रहेगा, जो भी उसका एक हेड रहेगा, है ना, उसको अथॉरिटी दे दिया कि आप वहाँ अपना डिसीजन ले सकते हैं। और चौथा क्या है, टाइंग द ग्रुप्स टुगेदर बाय एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप फॉर कोऑर्डिनेशन बोथ हॉरिजॉन्टली ऑन द सेम और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एंड वर्टिकली, फॉर एग्जांपल कंपनी हेडक्वार्टर, डिवीजन, डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट हमने बांट दिया उसको ग्रुपिंग टुगेदर कर देंगे। अब ये नहीं कि ओबी वाला सिर्फ ओबी ही देखूंगा, कोयला से मेरे को कोई मतलब नहीं, नहीं, सब अपन एक दूसरे में बंधे हुए हैं, है ना। सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं कि सब एक डिसीजन मेकिंग एक दूसरे से रिपोर्टिंग वगैरह एक दूसरे को करेंगे कि हमारा यहाँ तक पहुंचा है, ये है ना। सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब कोयला आएगा यार्ड में तभी वहां डिस्पैच होगा, है ना। तो सब क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो जो भी हमने ग्रुप में बांधा वो क्या करेंगे, अपना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप रहेगा दोनों तीनों में, है ना। जो भी ग्रुप है उसमें आपस में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप रहेगा, है ना। कि अब डिस्पैच वाले को, यार्ड वाले को कोयला कम हो रहा है तो वो अपने कोल सेक्शन से बात करेगा कि कोयला कम है या ज्यादा हो रहा है तो कहीं और गिरवाओ, ऐसा मतलब एक रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में यही है कि हमारा क्या है, जितने भी एक्टिविटीज हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद उनको ग्रुप में बांट देते हैं, डिपार्टमेंटल जो बोलते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। ठीक है, उन डिपार्टमेंट का एक हेड असाइन करते हैं, हेड एक असाइन होगा। ठीक है, उन सारे ग्रुप को एक दूसरे में बांध देंगे ताकि एक दूसरे से वो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप रहे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ये दो वर्ड आया, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये अलग अलग आपका, एक अलग अलग आपका सबका डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये हेड है,
ये ओबी सेक्शन का हेड है, ठीक है, ये भी मैनेजर है। ये कोयले सेक्शन का हेड है, ये भी मैनेजर है। और क्या है ये डिस्पैच का हेड है, ये भी मैनेजर है। तो ये क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टली हैं, ये आपस में रिलेशनशिप में रहेंगे। और वर्टिकली क्या है, ये मैनेजर है, उसके नीचे आपका असिस्टेंट मैनेजर आएगा, फिर उसके नीचे आपका सुपरवाइजर ओवरमैन जो भी आएगा, तो ये वर्टिकली हो गया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली मतलब एक ही पोजीशन पे, ठीक है। ये तीनों क्या है, एक ही पोजीशन पे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली आपस में भी रिलेशनशिप रखेंगे और वर्टिकली अपने नीचे वालों के साथ भी रिलेशनशिप में रखेंगे, है ना। आप मतलब वो रिपोर्टिंग वाला जो रिलेशनशिप है वो अपने आपस में भी रखेंगे और ये वर्टिकली भी रखेंगे। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिलेशनशिप बनाकर रखना है, ठीक। तो ये ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग यही है कि जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेस है उनका अरेंजमेंट करना है ताकि हम कंपनी के गोल को अचीव कर सके। अब क्या है मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। मेजर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, द लाइन ऑफ ऑथोरिटी शुड बी क्लियर सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग इज अनएम्बिगियस एंड देयर इज इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, ऑथोरिटी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लियर होना चाहिए। अथॉरिटी मतलब वो जो आपका पावर है, किसको कितना पावर है, ये सब क्लियर होना चाहिए कि हमारे हेड को कितना पावर है, हमारे से हम जो नीचे में है तो हमारा कितना पावर है, ये पूरा क्लियर होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकि आसानी से ले सके। ऑथोरिटी डेलीगेटेड टू डिफरेंट लेवल्स मैनेजर शुड बी एडिक्वेट एंड कमेंसेट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो डेलीगेट किया जा सकता है। मतलब ये जो बोल रहे हैं वर्टिकल में देखा जाए तो मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, सुपरवाइजर है। तो ये मैनेजर कुछ पावर असिस्टेंट मैनेजर को दे सकता है ना, कि बार बार इसके पास ना जाया जाए, बार बार इसके पास ना जाया जाए। ये डेलीगेट डेलीगेट मतलब यही है कि पावर दे देता है अपने नीचे वाले को, ठीक है। तो हेड है आपका मैनेजर तो वो क्या करता है, ये असिस्टेंट मैनेजर को कुछ पावर्स दे दिया, ठीक है। तो ये भी उसमें आता है, किसमें, ऑर्गेनाइजिंग के प्रिंसिपल्स में, कि आप डेलीगेट कर सकते हो अपने नीचे वाले को। एन इंडिविजुअल शुड रिपोर्ट टू अ सिंगल सुपीरियर। अब ये नीचे वाला है, एक ही सुपीरियर रहना चाहिए, है ना, ताकि इसमें भी डिस्प्यूट ना हो। अब ये इसको भी दे दिया, ये कुछ और बोल रहा है, और इसको भी दे दिया, ये कुछ और बोल रहा है। तो जो रिपोर्टिंग रहेगा, जो नीचे वाला रहेगा इंडिविजुअल, वो रिपोर्ट करेगा एक सिंगल सुपीरियर को, या तो सिर्फ मैनेजर को ही करेगा, या तो इसको पूरा अथॉरिटी दे दो, पूरा ये संभालेगा, है ना। तो ताकि डिस्प्यूट ना हो, इसलिए जो आपको रिपोर्ट करेगा नीचे वाला, वो किसी एक को ही रिपोर्ट करेगा। Responsibility of subordinate to their superiors for performance is absolute, but superiors cannot escape responsibility for activities of their subordinates। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स मतलब नीचे वालों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर सुपीरियर फॉर परफॉर्मेंस इज एब्सोल्यूट, है ना। परफॉर्मेंस अपना दे सुपीरियर को। सुपीरियर मतलब नीचे वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सुपीरियर को, लेकिन इससे क्या है, सुपीरियर अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। चलिए, ये कुछ खास नहीं था। तो ये मेन है आपका ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ये चार चीज़ें मेन है, ठीक है। मेजर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में ये सारी चीज़ें हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है ना। लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये सिंपल सा, आपको ये जो दिख रहा है एक लाइन में सारा खत्म हो जाता है। ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन वही, सबसे ऊपर में ऑनर एजेंट है, उसके नीचे मैनेजर है, फिर असिस्टेंट मैनेजर है, फिर सुपरवाइजर है। इस तरीके से लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर इसके अंदर जितने भी मजदूर वगैरह होंगे वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर। एक मिनट ना, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा था।
है ना। तो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी तक हमने फंक्शन पढ़ा, ठीक है, फंक्शन पढ़ा, ये प्रिंसिपल्स पढ़े। अब कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, अभी हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इस तरीके से सिंपल देखिए लाइन बन रहा है। ये ऑनर एजेंट हो गया सबसे ऊपर, ठीक है, उसके नीचे मैनेजर हो गया, फिर असिस्टेंट मैनेजर हो गया, फिर सुपरवाइजर, फिर नीचे मजदूर जो भी इसके अंदर आते हैं। तो ये एक लाइन जैसा बन रहा है, ठीक है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है, ठीक। इसे क्या है, एक ट्रेडिशनल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी इसे कहते हैं कि ट्रेडिशनल देखा जाए तो पारंपरिक इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है कि सबसे ऊपर हेड रहता है, उसके नीचे नीचे सब अपने जिम्मेदार होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है कि आपका कोई एक ऐसा है जो कि एक्सपर्ट है किसी काम में, है ना, जो स्पेशलिस्ट सुपरवाइज द सेम प्रोसेस इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोई एक स्पेशलिस्ट है जो कि किसी एक काम में वो स्पेशलिस्ट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके काम कर सकता है ना, सुपरवाइज कर सकता है, जैसे कि फंक्शनल। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में यही है। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक स्पेशलिस्ट होता है जो किसी एक काम में स्पेशलिस्ट है, वो एक से ज़्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर सेम प्रोसेस को सुपरवाइज कर सकता है, ठीक है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दूसरा क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया। तीसरा क्या है, लाइन विद इन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन विद इन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फंक्शनल स्पेसिस दैट कंपनी हेडक्वार्टर कंट्रोल फंक्शंस ऑफ हिज स्पेशलिटी एट नेक्स्ट लेवल, who in turn control function of his specialty at next lower level and so on। लाइन विद इन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कोई डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर लेवल पे, है ना, कंपनी हेडक्वार्टर लेवल पे कोई एक स्पेशलिस्ट रहता है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट को देखता है, ठीक है। तो ये लाइन विद इन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब ये लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए ये वाला जो इमेज आपको दिख रहा है, इसमें जो हो गया क्या है, सीएमडी। आप हेडक्वार्टर लेवल से आएंगे तो देखो सीएमडी है, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर टेक्निकल, ये सब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गए, है ना। फिर उनके नीचे क्या हो गया, माइंस लेवल पे आएंगे, एरिया लेवल पे तो जीएम रहेगा, प्रोजेक्ट ऑफिसर रहेगा, या जिसको सब एरिया बोल सकते हो आप, है ना, प्रोजेक्ट ऑफिसर रहेगा। ये दूसरा लाइन आ गया। तीसरा लाइन में के अंदर क्या आ गया आपका, ये मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये सब इस एक रैंक के लोग आ गए। फिर नीचे क्या आ गया, सुपरवाइजर आ गए, ये सब आ गए। तो ये आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से होता है। सिर्फ लाइन की बात करें तो देखो एक लाइन बन रहा है, ठीक है, एक लाइन बन रहा है। और लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल के भी जो है वो एक लाइन पे आते हैं, और फिर जस्ट उसके नीचे में, उससे नीचे जो और उसके नीचे के वो रहते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो लाइन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस है। आप देख सकते हैं लाइन में क्या है, सिंपल एक लाइन जैसा बनता है, एंड लाइन एंड स्टाफ में क्या रहता है, सेम पद वाले भी रहेंगे, फिर उसके नीचे सेम पद वाले, है ना। तो इस तरीके से ये लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है। हम ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से एडवाइजरी रोल करते हैं, है ना। एडवाइजरी रोल मतलब अब डायरेक्टर सीएमडी क्या है, ये एक ही पोजीशन पे है समझ लीजिए, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से एडवाइजरी रोल करते हैं, जो कि यहाँ लिखा है देखिए, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलिस्ट स्टाफ कैरी आउट एडवाइजरी रोल फॉर ईच लाइन फंक्शनरी, ठीक है। हर एक लाइन में क्या करेंगे, आपका एडवाइजरी रोल अदा करता है। दिस इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली इन कोल इंडिया एससीसीएल बट ऑल्सो इन पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। ये सिर्फ कोल इंडिया में नहीं है, बाकी पब्लिक सेक्टर और यूनिट्स में भी, जितने ही पब्लिक सेक्टर है वहाँ इस तरीके का फॉलो किया जाता है। ठीक है। तो ये लाइन फंक्शन क्या, लाइन फंक्शंस आर दोज दैट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एस्टेब्लिश accomplishment of objectives of the enterprise. Staff functions are those that help the lines person work most effectively by providing specialist advice, ठीक है। तो लाइन फंक्शंस तो ये हो गए, ये जो सीधा आ गया ये लाइन फंक्शन हो गया। स्टाफ फंक्शंस क्या हो गया, ये वाला स्टाफ फंक्शंस हो गए।
तो स्टाफ फंक्शंस क्या होते हैं जो कि एडवाइस एक दूसरे को देते हैं ना, प्रोवाइडिंग स्पेशलिस्ट एडवाइस। अब फाइनेंस का कोई स्पेशलिस्ट है, टेक्निकल का कोई स्पेशलिस्ट है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को सीएमडी ये सब एडवाइस में काम करेंगे। तो ये हो गया लाइन एंड स्टाफ फंक्शन। अब स्पान मतलब स्पान ऑफ मैनेजमेंट, स्पान का मतलब क्या है, कितना फैला हुआ है, जो मैनेजमेंट जो हम बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, वो कितना फैला हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन लार्ज एक्सटेंट ऑफ स्पान ऑफ मैनेजमेंट। स्पान ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज स्पान ऑफ ऑथोरिटी, स्पान ऑफ कंट्रोल, स्पान ऑफ सुपरवाइजन। स्पान ऑफ मैनेजमेंट को और हम क्या कह सकते हैं, स्पान ऑफ स्पैन ऑफ ऑथोरिटी, ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ सुपरविजन, ये सारे नाम भी हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन मतलब क्या है, कितना फैला हुआ है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन रहा है वो कितना फैला हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज, ठीक है। अब स्पान मतलब अब मैनेजर है, मैनेजर अपने अंदर कितना सुपरवाइज कर सकता है वो स्पान हो गया, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर एक नहीं होंगे, एक से ज्यादा ही होंगे, ठीक है, ये आपका स्पान फैल रहा है। असिस्टेंट मैनेजर के मानने अंदर ओवरमैन कर लेते हैं, ठीक है, ओवरमैन सुपरवाइजर जो भी असिस्टेंट मैनेजर के अंदर आ रहा है, ये देखो फैलते जा रहा है, ठीक है। सरदार कर लेते हैं, या फिर आपका जो भी डंपर ऑपरेटर, ऑपरेटर्स कर सकते हैं, है ना, मजदूर कर सकते हैं, ये आपका स्पान फैलते जा रहा है। तो वही स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब कितना आपका जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोगों को, उसका फैलाव कितना है, ठीक है। तो ये हो गया। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये स्पैन ऑफ मैनेजर मतलब नीचे कितना तक हम हमारा स्पैन जा सकता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजर। अब कोई कोई मैनेजर होता है कि एक से ज्यादा पूरा भार अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है, तो वहां आपका स्पैन खुद ब खुद कम हो गया। जो वो अपना अंदर असिस्टेंट मैनेजर रखेगा, वो बहुत कुछ असिस्टेंट मैनेजर का काम कोई मैनेजर खुद ही कर लेता है, तो वहाँ क्या स्पैन कम हो जाता है, ठीक है। तो मैनेजर कितना कॉम्पिटेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपका स्पैन फैलेगा ऑर्गेनाइजेशन का। डिग्री ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स, अब मैनेजर के नीचे जितने भी लोग हैं उन वो कितने स्पेशलिस्ट हैं, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि कितना मैनेजमेंट का स्पान रहेगा, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ ऑथोरिटी डेलीगेशन, ये क्लियरिटी होना चाहिए कि किसको कितना अथॉरिटी दिया गया है, ये सारा चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। प्लान्स का क्लैरिटी होना चाहिए, यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स, ये सब क्लियर रहेगा तो आपका स्पैन कम होते जाएगा। इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक्स, जो कम्युनिकेशन का टेक्निक है वो उसका इफेक्टिवनेस होना चाहिए कि भाई आपस में बात हो रहा है कि नहीं, कोई कुछ भी काम तो नहीं कर रहा है। तो जो कम्युनिकेशन जितना आपस में बात ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका ऑर्गेनाइजेशन में फायदा होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ पर्सनल कांटेक्ट नीडेड, जियोग्राफिकल डिस्टेंस, बहुत बड़ा माइंस है ना, तो भाई आपका स्पान बड़ा ही रहेगा। अलग अलग सेक्शन में आपका माइंस बटा हुआ है, तो इसका आपका स्पैन क्या हो जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन का स्पान खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जियोग्राफिकल डिस्टेंस, लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्पान ऑफ कंट्रोल ऑफ हायर एग्जीक्यूटिव्स में भी लिमिटेड टू 5 और 6 ऑर्डिनेट, ठीक। अब जब हम स्पैन बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का तो हायर अथॉरिटी कम ही रहते हैं, ठीक है। मान लो आपका मैनेजर के नीचे जो भी रहेगा उसमें कम ही रहेंगे, है ना। सेक्शन बांटा हुआ है तो हायर अथॉरिटी मान लो ओबी सेक्शन का एक ही, ठीक है, कोल सेक्शन का एक ही, डिस्पैच का एक ही। तो ऊपर में क्या है आपका 5 6 ही है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो स्पान आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। उसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर आएगा, ओवरमैन, सरदार, और जो भी आपके ऑपरेटर, मजदूर जो भी हैं वो सारे आएंगे। तो नीचे जाते जाते आपका क्या होता है वो स्पैन क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। तो हायर लेवल में आपका जो हायर एग्जीक्यूटिव लेवल है, स्पान ऑफ कंट्रोल में भी लिमिटेड टू 5 6 सबऑर्डिनेट्स ही रहेंगे। एज वी डिसेंड फ्रॉम द एपेक्स टू बेस लेवल, ऊपर से हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा स्पान क्या है, खुद ब खुद बढ़ते जाएगा। एट लोवेस्ट लेवल इट में गो अप टू 25, ठीक है, सबसे नीचे जाके 25 से भी ज्यादा आपका स्पान बढ़ सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी, वही अथॉरिटी मतलब क्या, पावर देना। अब मैनेजर अकेला है, पूरे माइंस को नहीं संभाल पा रहा है, तो वो क्या करता है, पावर दे देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने नीचे वाले को वो क्या करेगा, पावर दे देगा। तो अथॉरिटी देना मतलब है ऑथराइज कर देना किसी को, अथॉरिटी वर्ड आपने सुना होगा, किसी को ऑथराइज कर देना कि भाई आप इस काम के लिए ऑथराइज हो, आप ये काम कर सकते हो,
तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑथोरिटी इज द डिस्क्रिप्शन कन्फर्ड ऑन पीपल टू यूज देयर जजमेंट टू मेक डिसीजन एंड इश्यू इंस्ट्रक्शन। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि छुट्टी का ही बात करें, है ना। तो अब हर एक बंदा छुट्टी के लिए मैनेजर के पास जाएगा तो मैनेजर का वर्कलोड क्या हुआ, बढ़ गया। तो मैनेजर क्या करता है, असिस्टेंट मैनेजर को ऑथराइज कर देता है कि किसी को यदि छुट्टी देना है, 6 CL जो भी अलाउ करना है, वो आप इसके लिए ऑथराइज हो। ठीक है, तो ये अथॉरिटी देना हो गया कि अब वर्कर बार बार छुट्टी के लिए मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर के पास वैसे ही वर्कलोड बढ़ा हुआ है। तो अथॉरिटी यही है कि किसी को ऑथराइज कर देना। तो मैनेजर क्या कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर को ऑथराइज कर देता है कि ये छुट्टी लेने का आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो अथॉरिटी यही है। और आपका वर्क प्लेस में भी मान लो छोटा छोटा बात के लिए मैनेजर के पास दौड़ोगे तो काम क्या है, डिस्टर्ब होगा। मान लो आपका वर्क प्लेस है, कहीं फेस अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वहाँ ऑथोरिटी है असिस्टेंट मैनेजर को कि फेस अच्छा नहीं है तो कुछ वहाँ डिसीजन ले सकता है ना, कुछ और काम करा। लेकिन अब उसी के लिए आप फिर से मैनेजर को बुलाओगे कि यहाँ फेस अच्छा नहीं है, आप देखिए, आइए देखिए, तो ये क्या होगा, काम में डिस्टरबेंस हुआ, टाइम लगा। इसीलिए अथॉरिटी दिया जाता है कि ऑथराइज किया जाता है, पावर दे दिया जाता है अपने से सबऑर्डिनेट को कि आप यहाँ पावर ले सकते हो। ठीक है, तो ऑथोरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिस्कस बाय डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। ठीक है, दो वर्ड यूज होता है ऑथोरिटी में, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन, एक क्या होता है, डेलीगेशन। ठीक है, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, डिसीजन लेना, ये सब आपका ऑथोरिटी में अंदर में आता है। ठीक है, तो एक होता है डेलीगेशन। मैनेजर कैन नॉट मैनेज एवरी टास्क ऑन हिज ओन। मतलब इतनी बड़ी माइंस है, मैनेजर सब कुछ तो अपने से हैंडल नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है, अपने डेलीगेशन मीन्स डेलीगेट बनाता है। ठीक है, सो ही मस्ट डेलीगेट, मतलब अपने नीचे, और वो अपना पावर को नीचे वालों को देता है। तो डेलीगेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन का मीनिंग देखिए क्या है, क्वेश्चन आपका डेलीगेशन, व्हाट इज डेलीगेशन, ये भी पूछ सकता है। तो डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि अपना पावर को अपने या तो नीचे वाला ऊपर को, सॉरी, सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। ठीक है, जो आपका सुपीरियर रहता है वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या करेगा, कुछ पावर दे देगा कि बार बार मेरे पास ना आके मेरे नीचे वाला ही उस काम को वहीं पास हैंडल कर ले। एंड क्रिएशन अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, ताकि परफॉर्मेंस हमको ज्यादा मिले। ठीक है, तो यही बात है कि मैनेजर सब कुछ अपने से नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, अपना डेलीगेट बनाता है, मान लीजिए असिस्टेंट मैनेजर ही, तो वो क्या करता है, कुछ ऑथोरिटी कर देता है, ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। ठीक है, अपना मैनेजर या जो भी सुपीरियर है वो अपने नीचे वाले को पावर दे सकता है, यही कहलाता है डेलीगेशन। ठीक है, तो डेलीगेशन वर्ड याद रखना है कि डेलीगेशन क्या है, डेलीगेशन अपना नीचे सुपीरियर अपने नीचे वाले को पावर दे देगा ताकि परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी हो। ठीक है, एक ये हो गया। अब क्या है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का प्रोसेस क्या है, मतलब किसी को आप नीचे वाली को डेलीगेट बना रहे हो तो उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो डिफाइन असाइनमेंट, पहले क्या डेलीगेट करना है, ये जैसे एक छुट्टी वाला मैंने बताया कि किसी को छुट्टी देना है। ठीक है, ये तो चलो बहुत छोटा चीज हो गया। मान लीजिए वर्कर कुछ गलत कर रहा है तो उसको हटाने का पावर, है ना, ये सारा चीज इस तरीके से है। तो सबसे पहले तो असाइनमेंट होगा कि क्या छोटी मोटी प्रॉब्लम माइंड्स में आते रहती है तो उसको हैंडल कर ले वही नीचे वाला ही, है ना। तो सबसे पहले असाइनमेंट हमें पता होना चाहिए कि क्या डेलीगेट हम कर रहे हैं। ठीक है, अब सेलेक्ट द पर्सन इन लाइट ऑफ द जॉब टू बी डन। अब किसी एक बंदे को अपने को सेलेक्ट करना है जिसको मैनेजर या जो भी सुपीरियर है वो डेलीगेट बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या पावर देना है ये पता होना चाहिए, है ना। डिफाइन असाइनमेंट, क्या पावर देना है वो पता होना चाहिए। फिर किसको पावर दे रहे हैं उनमें से एक, सेलेक्ट द पर्सन इन लाइट ऑफ द जॉब टू बी डन। ठीक है, अब वो जॉब कौन कर सकता है, कौन सक्षम है इस काम को करने के लिए, उसमें से अपने को क्या करना है, एक बंदा छांटना है, डेलीगेट ऑथोरिटी। फिर हमें क्या करना है, उसे वो ऑथराइज कर देना है। ऑथोरिटी ऑथराइज है ना, ऑथराइज वर्ड आपने सुना होगा कि उसको डेलीगेट बना देगा। मेंटेन ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ, ये मेंटेन ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, हमेशा जो डेलीगेट सुपीरियर जो अपने नीचे वाले को डेलीगेट बनाया है वो उसके साथ हमेशा क्या करेगा, बातचीत हमेशा, मतलब कम्युनिकेशन हमेशा खुला रहेगा कि आप कभी भी आके मुझसे बात करो, है ना।
अब मैं किसी को अपने जो नीचे वाले को बना दिया डेलीगेट कि मेरा ये काम, ये पावर आपके पास है, ये आप कर सकते हो, तो और फिर उससे बात ही नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं, अगर आप किसी को डेलीगेट बनाए हो तो उससे कम्युनिकेशन हमेशा क्या करना है, ओपन रखना है। फाइंड आउट पर्सनल ऑब्जर्वेशन और थ्रू यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स वेदर सबऑर्डिनेट इज फॉलोइंग प्लान। ठीक है, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस भी करते रहना है कि मैंने अपने नीचे वाले को डेलीगेट बनाया है तो उसने वो सही शॉर्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, वेदर सबऑर्डिनेट फॉलोइंग प्लान, जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डेलीगेशन, मतलब बात वही है, अपना पावर अपने नीचे वाले को दे देना। प्लान शुड बी वेल डिफाइंड, जो भी हमारा काम है उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए। दे शुड बी वर्केबल, ऑथोरिटी गिवन शुड बी कमेंसरेट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो प्लान है मतलब कुछ काम है मान लीजिए, वो वर्केबल होना चाहिए, जो असंभव चीज ना अपने नीचे वाले को दे दो, है ना। जो भी है, जो डेलीगेट कर रहे हो वो वर्केबल होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये काम हो सकता है। Authority given should be commensurate with responsibility given. Subordinate should understand what is expected, जिसको हम डेलीगेट बना रहे हैं। ठीक है, मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोयला निकालना है हमें, वहां से ओबी निकालना है, तो उसका एक पूरा डेलीगेट दे दिए कि भैया यहाँ से ओबी हटाना है आपको, अब ये पूरा आपका जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसको ऑथराइज कर दिया। अब ये नीचे जिसको डेलीगेट बनाया है उसको क्लियर होना चाहिए कि क्या एक्सपेक्ट उससे किया जा रहा है। ठीक है, सब उसको पता होना चाहिए जिसको डेलीगेट बनाया जा रहा है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। द सुपीरियर रिमेन्स अकाउंटेबल फॉर द आउटकम, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी यहाँ से सुपीरियर का खत्म हो जाएगा, सुपीरियर का भी जिम्मेदारी उसमें, जो भी आउटकम है उसके लिए सुपीरियर का भी जिम्मेदारी ये रहेगा। ये नहीं कि आपने डेलीगेट बना दिया तो आपका जिम्मेदारी खत्म, उसको आपको पर्सनली सुपरवाइज करते रहना है कि हाँ सही सही काम हो रहा है कि नहीं। तो वाई डेलीगेट, डेलीगेट क्यों किया जाता है ना। बाय डेलीगेटिंग मतलब डेलीगेट जो है अपने नीचे ऑथराइज क्यों, नीचे वाले को पावर क्यों दिया जाता है, उसका क्या क्या फायदा है यहाँ ये बताया जाएगा कि डेलीगेट करने से क्या होगा हमारा। डेलीगेट के अंदर आता है ना, ये दो चीजें हम पढ़े, डेलीगेट के अंदर आता है डिसेंट्रलाइज सॉरी ऑथोरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑथोरिटी के अंदर आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। ठीक है, तो डेलीगेशन क्या है, क्यों किया जाता है डेलीगेशन। द मैनेजर कैन फंक्शन मोर एफिशिएंटली एज ही बिकम फ्री फ्रॉम रूटीन वर्क एंड गेट मोर टाइम टू कंसंट्रेट ऑन इम्पोर्टेंट मैटर। डेलीगेशन कर दिया मतलब मैनेजर का कुछ कार्यभार कम हो गया। ठीक है, उसके ऊपर इतने सारे काम हैं तो उसका कुछ काम कम हो गया, उसने क्या किया, डेलीगेट कर दिया। तो उससे क्या फायदा हुआ कि मैनेजर और अच्छे से काम कर सकता है, जो इम्पोर्टेंट मैटर्स है उसमें ज्यादा ध्यान दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डेलीगेशन करने से आपको फायदा क्या हुआ, मैनेजर और एफिशिएंटली काम कर सकता है, उसका बोझ जो है थोड़ा कम हुआ। तो जो इम्पोर्टेंट मैटर्स है उसके ऊपर मैनेजर ज्यादा ध्यान दे सकता है। दूसरा क्या है, इट हैज डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, अब जिसको डेलीगेट किया है उसका फायदा होता है। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट्स को जिस पावर दिया है मैनेजर ने उसका फायदा होता है कि वो एज अ मैनेजर वहां काम कर रहा है। ठीक है, बाई गेटिंग डेलीगेशन ही कैन यूज हिज स्किल, उसके पास हो सकता है कुछ और अच्छा स्किल हो, वो उस अपना हो सकता है वो कुछ और स्किलफुल पर्सन हो, वो अपना स्किल वहां यूज कर सकता है और उसको एक्सपीरियंस गेन होता है। ठीक है, वो क्या है, मैनेजर के पावर का काम कर रहा है तो उसको क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस गेन हो रहा है एंड डेवलप हिमसेल्फ फॉर हायर पोजीशन, और अपने हायर पोजीशन के लिए खुद को तैयार कर सकता है। तो डेलीगेशन के देखिए क्या क्या फायदा है, एक फायदा तो है मैनेजर का बोझ कम हो गया, वो अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स में अच्छा से ध्यान दे सकता है। दूसरा क्या है, जिसको सबऑर्डिनेट को डेलीगेट किया गया है, ठीक है, जिसको पावर दिया गया उसका खुद का इम्प्रूवमेंट होता है, उसके अंदर कुछ अलग सा स्किल है और कुछ है, वो अपना स्किल वहां यूज कर सकता है और अपने आप को वो हायर पोजीशन के लिए तैयार भी कर रहा है कि एज अ मैनेजर मैं कैसे काम कर सकता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क बिल्ड सेल्फ एस्टीम ऑफ द सबऑर्डिनेट एंड इम्प्रूव हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है तो वो क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ता है। मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे डेलीगेट बनाया है मैनेजर ने, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मैं मुझ में कुछ है जो
मुझ में कुछ है जो वो मैनेजर ने मुझे ऑथराइज किया है ना, मुझे डेलीगेट बनाया, तो मेरा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है डेलीगेशन करने से। ही फील्स इनकरेज टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस, और वो खुद ब खुद क्या करेगा, इनकरेज होगा, अपने से ही इनकरेज होगा कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो। इट प्रोवाइड्स रेडी सबऑर्डिनेट्स हु कैन डिप्लॉयड इन सुटेबल पोजीशन व्हेन नीडेड। ठीक है, अब डेलीगेट बनाने से क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स तैयार होता है कि सुटेबल पोजीशन के लिए, बड़े हायर पोजीशन के लिए वो तैयार हो जाता है। इट डिसाइड्स द पावर दैट द जॉब पोजीशन एंजॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ क्या है, जॉब पोजीशन में आपको कुछ पावर दिया जाता है, तो आप और मतलब खुशी होकर, मतलब ये नहीं कि मतलब एक उत्साह के साथ काम करते हैं ना, कुछ आपको पावर मिलता है तो क्या होगा, उत्साह के साथ काम किया जाएगा, इसलिए डेलीगेशन किया जाता है ना। तो ये जो यहाँ टॉपिक ही था वाई डेलीगेट, तो डेलीगेट करने के ये फायदे होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया डेलीगेशन। अब अगला क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या क्या आता है, डिसीजन मेकिंग। वाइल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स ग्रांट ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर। ठीक है, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, मतलब एक मतलब एक सुपीरियर से नीचे वाले को ऑथराइज करना, ये क्या होता है भैया, डेलीगेशन। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि आप पूरा पूरे जिम्मेदार हो। आपको मान लो एक कोई एक टास्क दिया गया, तो वहाँ जो भी वहाँ डिसीजन लेना है, वो आप वहाँ डिसीजन भी ले सकते हो। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन में ये डिसीजन मेकिंग वर्ड आता है, डेलीगेशन में ऑथराइज होता है उसके अंदर काम करने के लिए, है ना, फ्रॉम वन लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द अदर। In decentralization, policies and programs are decided by top executives of the company, and their application and day-to-day decisions are left to lower level। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर यही है कि डिसीजन मेकिंग का भी पावर आ जाता है, जिसको नीचे वाले को आप ऑथराइज करते हो। ठीक है, तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दो वर्ड है, एक डेलीगेशन और एक क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, दो अलग है। इसमें क्या होता है, एक ऑथोरिटी दिया जाता है, एक सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को ऑथराइज किया जाता है कि आप में एज अ ये काम करोगे, है ना, आपको इसका पावर दिया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग का भी पावर दिया जाता है, ऑथोरिटी फ्रॉम वन लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द अदर। एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब मान लीजिए असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, ये नीचे ओवरमैन को क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज। ठीक है, पूरा पावर दे दिया कि आप डिसीजन लीजिए, अंदर जो भी है आप डिसीजन ले सकते हो। तो ये वन लेवल क्या हो गया, असिस्टेंट मैनेजर, ये एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। दूसरा लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ओवरमैन। ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन यही है कि ओवरमैन को आप पावर दे रहे हो कि आप वहां डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, है ना, क्योंकि मान लीजिए माइंस में कुछ फंसता है तो क्या करते हैं, अपन सुपीरियर को बताते हैं, तब जाके काम होता है। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है तो आप वहां खुद डिसीजन ले सकते हो कि हाँ यहाँ ये चीज करना चाहिए। तो ये हो गया डिलीगेशन, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस। ठीक है, पॉलिसीज प्रोग्राम डिसाइडेड बाय टॉप ऑफ द कंपनी एंड देयर एप्लीकेशन डे टू डे। और जो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो पॉलिसीज वगैरह माइंस के बनते हैं, वो क्या बनाया जाता है, टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। जो पॉलिसीज डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, जो पॉलिसी वगैरह बनाया जाता है, प्रोग्राम जो मेन है ना, पॉलिसी माइंस का, ये सब टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन ये डे टू डे डिसीजन है, लोअर लेवल पे आपका डे टू डे डिसीजन को लोअर लेवल पे छोड़ दिया जाता है ना। मान ले डे टू डे डिसीजन भी लेना पड़ता है कि आज ऐसा कर लिया जाए, यहाँ से रोड निकाल लिया जाए, वहां से रोड निकाल लिया जाए। तो ये सब क्या है, डे टू डे डिसीजन है। ठीक है, अब ओपन कास्ट माइंड से कहीं से भी रोड बन जाता है, कुछ अलग हो जाता है ना, तो वहाँ डे टू डे डिसीजन डिसेंट्रलाइजेशन में लोअर लेवल कर सकता है। लेकिन जो कंपनी का पॉलिसी वगैरह है, वो सब हायर लेवल एग्जीक्यूटिव ही बनाते हैं। ठीक है, एक हम ऊपर में पढ़े थे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में स्टाफिंग, है ना, ये सबसे ऊपर में आता है। ये था आपका ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आपका यहाँ तक था। ये स्टाफिंग वर्ड आया। ठीक है, स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग, स्टाफिंग द पर्पज ऑफ स्टाफिंग इज टू पुट राइट मैन ऑन राइट प्लेस। ठीक है, स्टाफिंग का पर्पज क्या है, कि राइट बंदे को राइट जगह पे प्लेस करना। जैसे कोई ब्लास्टिंग में एक्सपर्ट है, ठीक है, कहीं से आया ब्लास्टिंग में एक्सपर्ट है, तो उसको ब्लास्टिंग में ही देना कंपनी के लिए ज्यादा फायदा होगा। तो यही हो गया स्टाफिंग। ठीक है,
कोई किसी चीज में एक्सपर्ट रहता है तो राइट बंदे को राइट जगह पे देने वाला, राइट बंदे को राइट जगह पे पुट करना ही क्या कहलाता है, आपका स्टाफिंग कहलाता है। ठीक है, तो स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग का पर्पज क्या है, इज टू पुट राइट मैन ऑन राइट प्लेस, है ना। कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है तो उसको उसी चीज पे काम कराएं। ये अब जबरदस्ती किसी और डिपार्टमेंट में डालेंगे तो उसका जो हम फायदा ले सकते हैं वो फायदा कंपनी को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये था आपका स्टाफिंग। चलिए डायरेक्टिंग भी कर लेते हैं फिर उसके बाद में सॉरी, है ना। तो यहाँ हमारा क्या क्या हो गया ये देख लेते हैं अपन। ये ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया। ठीक है, डायरेक्टिंग कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से प्लानिंग और कंट्रोलिंग हम पढ़ेंगे। चलिए डायरेक्टिंग देखते हैं क्या है। ये सब क्या है, फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। अब डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या आएगा। डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द की मैनेजर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। ठीक है, मैं हर मैनेजर के द्वारा एक की मैनेजरियल फंक्शन है, बहुत ही जरूरी फंक्शन है हर एक मैनेजर। इन द ऑर्डिनरी सेंस डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिंग है ना, डायरेक्शन करना, किसी को डायरेक्शन करना, तो गिविंग इंस्ट्रक्शन, है ना, नीचे वाले को इंस्ट्रक्शंस देना, गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। अब कोई काम है वहां जाके इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, ये एक डायरेक्टिंग कहलाता है। मैनेजर क्या करेगा, आप ये क्या है, मैनेजर का उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं ना, सेकंड क्लास मैनेजर हो या फर्स्ट क्लास मैनेजर हो, उसके लिए हम तो तैयारी कर रहे हैं। तो एज अ मैनेजर आपको क्या क्या काम करना है वो सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। तो डायरेक्टिंग में क्या है, मैनेजर का की फंक्शन है, इसमें क्या है, किसी को इंस्ट्रक्शन देना। डायरेक्टिंग मतलब किसी को इंस्ट्रक्शन देना कि आपको ये काम करना है। ठीक है, और गाइड करना, दो चीजें आते हैं डायरेक्टिंग में। एक तो आप इंस्ट्रक्ट करोगे कि ये चीज है, यहाँ से मान लीजिए रोड बनाना है तो आप इंस्ट्रक्ट करोगे रोड इस तरीके से ऐसा 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 बनाना है ना, इधर स्लोप रहेगा, ऐसा ग्रेडियंट रहेगा, ये आप क्या करेंगे, गाइडिंग वो कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, फिर बीच बीच में उसको गाइडिंग भी करना है कि नहीं यहाँ गड़बड़ हो रहा है, इसको ऐसे कर दो, यहाँ बन बना दो, ये क्या हो गया, गाइडिंग हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टिंग के अंदर दो चीजें आती है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या आ गया देखिए, इंस्ट्रक्टिंग, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना कि हाँ चलिए आपको रैंप बनाना है तो ये रैंप बनाना है, ये इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो। ठीक है, फिर उसको गाइड भी करना है, ये नहीं कि इंस्ट्रक्शन दे के चले गए, गाइड भी करना है कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, इसको यहाँ ठीक करो। ठीक है, काउंसलिंग करना है, उससे बातचीत करना है अच्छे से, मोटिवेट करना है ना। ये सब डायरेक्टिंग के अंदर आ रहा है, मोटिवेट करना है, जिसको भी आप काम दिए हो वो मोटिवेट करना है, एंड लीड करना है, लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो यही मैं एक एग्जांपल यही दे रहा हूँ कि रैंप मान लीजिए आपको बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे कि भैया आपको रैंप बनाना है। अब उसमें कुछ कुछ परेशानी आएगा तो गाइड भी करना है, ठीक है, बातचीत भी करना है उनसे, मोटिवेट करते रहना है कि हाँ बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा हो रहा है, ये मोटिवेट हो रहा है ना। और लीड करना है कि पूरी जिम्मेदारी आप लीड कर रहे हो कि हाँ मैं हूँ आपके पीछे, तो लीड भी करना है। एवरी एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज इनिशिएटेड थ्रू डायरेक्टिंग ओनली। ठीक है, डायरेक्टिंग से ही चालू होता है, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्शन होता है तो वो किससे चालू होता है, डायरेक्टिंग करने से ही चालू होता है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस वेर एवर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस एग्जिस्ट। ठीक है, डायरेक्टिंग कहाँ से डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग ओनली, ठीक है, टेक प्लेस वेयर एवर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस एग्जिस्ट। ठीक है, सुपीरियर मतलब मान लो मैनेजर और उसके नीचे जो भी है, ये दोनों के बीच में रिलेशन है रहेगा तभी डायरेक्टिंग होगा, है ना। एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ये रिलेशन होना जरूरी है। इनिशिएट एक्शन मतलब आप कुछ भी एक्शन ले सकता है ना, इनिशिएट एक्शन। मान लीजिए आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ एक्शन लेने ले सकता है। इंटीग्रेट एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज जो एफर्ट लगा रहे हैं वो सही जगह पे लगा रहे हैं कि नहीं। आइडेंटिफाइज एम्प्लॉयज पोटेंशियल एंड मोटिवेट्स देम टू वर्क अप टू देयर फुल पोटेंशियल। अब देखिए हर एम्प्लॉय का अलग अलग पोटेंशियल रहता है काम करने का, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसका पोटेंशियल कैसा है।
ठीक है, मान लो लो है पोटेंशियल, काम करने में थोड़ा ढीला है, तो उसको आप मोटिवेट कर सकते हो कि भैया हाँ, मोटिवेट करना है ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल में काम करे। ठीक है, रिड्यूसेस रेजिस्टेंस एंड डेवलप्स कोऑपरेशन इन इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस। ठीक है, कुछ चेंज हो रहा है तो वहाँ आपका क्या करेंगे, कोऑपरेट करेगा उससे, जो आपको एम्प्लॉय है उससे क्या करना है, मैनेजर को कोऑपरेट करना है। ठीक है, और रेजिस्टेंस मतलब रुकावटें अगर कुछ आ रही है तो उसको हटाना है मैनेजर को। हेल्प्स अचीव बैलेंस एमंग वेरियस ग्रुप्स, एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग ग्रुप हैं, तो उनमें क्या करना है आपको, बैलेंस मेंटेन करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हॉल रोड बन रहा है, जो रैम बना रहे हैं, उसमें साइड में आपके पोल भी रहते हैं, इलेक्ट्रिक ओवरहेड वायर्स, है ना, तो वो क्या E&M डिपार्टमेंट हो गया। अब हॉल रोड आपका माइनिंग डिपार्टमेंट हो गया, तो ये दोनों में आपको बैलेंस भी मेंटेन करके रखना है। थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन फीडबैक मैनेजर इंश्योर्स दैट सबऑर्डिनेट्स अंडरस्टैंड instructions clearly positively influence them to act positively without causing dissatisfaction and follow through by reviewing whether directions are being implemented। ठीक है, तो क्या है थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, बातचीत जरूरी है और फीडबैक भी लेना है। मैनेजर क्या करेगा, बातचीत करते रहेगा, जो अपने नीचे वाले हैं उनसे क्या करेगा, बातचीत भी करते रहेगा और इंश्योर करेगा कि जो उसके नीचे सब ऑर्डिनेट्स है वो, जो उसने इंस्ट्रक्शंस दिया है वो क्लियरली वो समझे हैं कि नहीं, है ना। जो मान लो रोड का ही बार बार बोलो, रोड बनाना है तो वो जो इंस्ट्रक्शंस दिया है कि यहाँ पास ऐसा होना चाहिए, ढाल इधर होना चाहिए, इधर ड्रेन रहेगा, ये सारा चीज उसके सब ऑर्डिनेट्स जो हैं वो सही से समझे हैं कि नहीं, ये भी आ जाएगा आपके उसके अंदर, डायरेक्टिंग के अंदर। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या आ जाएगा, सुपरविजन, सुपरविजन गाइडिंग कोचिंग इंस्ट्रक्टिंग, है ना। और दूसरा क्या है, मोटिवेशन, मोटिवेट करना है मैनेजर को, क्या करना है, एक तो सुपरविजन करना है, मान लो वही रोड बनाने के लिए दे दिया तो उसको बीच बीच में आके सुपरविजन भी करना है, सही से बन रहा है कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है तो उसमें गाइड करना है, इंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, मोटिवेट करना है, जो भी वर्कर्स है, एम्प्लॉय है, उसके अंदर उसको मोटिवेट करते रहना है। ठीक है, लीडिंग करना है, लीडरशिप जो है आपका, ये वही एक टास्क है, हमारा टास्क क्या है, रोड बनाना। ठीक है, तो इसको लीडरशिप करना है कि हाँ भाई एक लीडर है हमारा, हमको ऐसा लगे। कम्युनिकेशन करना है, मतलब जो जिसको भी ये जिम्मेदारी दिया गया है उसके साथ बातचीत करना है, ये नहीं कि दूर से ही देखे और चले गए और बोले कि बेकार बना दिए हो। तो बातचीत भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सुपरविजन, तो अपन सुपरविजन करेंगे। सुपरविजन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजरियल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑपरेटिव लेवल। सुपरवाइजर मेंटेन्स डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद वर्कर्स। ठीक है, ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजरियल पोजीशन है, फंक्शन ऑफ मैनेजरियल पोजीशन। ठीक है, मैनेजरियल पोजीशन का एक फंक्शन है सुपरविजन। सुपरवाइजर क्या करता है, डे टू डे कॉन्टैक्ट और फ्रेंडली रिलेशन विद वर्कर्स। जो सुपरवाइजर है, मान लो हॉल रोड है, इसके लिए एक सुपरवाइजर आपका अलॉट कर दिया गया, तो ये क्या करता है भाई, वो वहाँ डे टू डे कांटेक्ट और रिलेशन बनाता है वर्कर के साथ। जो भी वर्कर है वहाँ काम कर रहा है, मान लो डोजर ऑपरेटर है, और जो भी उसके साथ हेल्पर है उसके साथ क्या है, इसका डे टू डे रिलेशन है। तो ये क्या काम करता है, लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच की लिंक का काम कौन करता है, सुपरवाइजर। ही सॉर्ट आउट इंटरनल डिफरेंसेस एंड मेंटेन्स हार्मोनी अमंग पीपल इन हिज ग्रुप, motivate them effectively, provides on the job training, builds up high morale among worker, analyzes the work performed and gives feedback। ठीक है, तो डायरेक्टिंग के अंदर पहला क्या है, सुपरविजन। सुपरविजन मतलब वहां जाके आपको देखना है, डे टू डे कांटेक्ट बना के रखना है वर्कर के साथ। मोटिवेशन, मोटिवेशन तो सब जानते हैं, मोटिवेट करना, है ना, किसी को उत्साहवर्धक, मतलब काम करने के प्रति एकदम वो कर देना कि हाँ मुझे काम करना है, मोटिवेट करना है ना। इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट, मोटिवेशन मीन्स मेकिंग सब ऑर्डिनेट्स एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। क्या है मोटिवेशन का, क्या है मतलब, मोटिवेशन का मतलब यह है कि अपने सब ऑर्डिनेट को इतना मोटिवेट कर दो कि जैसा आप चाहते हो, है ना। मान लीजिए ये रोड का ही फिर से एग्जांपल लेते हैं, ये रोड जैसा आप बनाना चाहते हो इतना मोटिवेट करके रखो अपने सब ऑर्डिनेट को कि जैसा आप चाहते हो गोल, वैसा ही वो अपने मन से काम करे, है ना। डिजायर्ड मैनर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मोटिव का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिव होता है इनर स्टेट दैट एनर्जाइज एंड मेक्स अ मैन रेस्टलेस टू एक्ट। ठीक है,
मोटिव क्या होता है? मेरे अंदर का वो कि मैं मेरे अंदर काम करने का जज्बा, ये बोल सकते हो कि मैं रेस्टलेस काम करूं लेकिन मेरे को ये काम करके देखना है ना, कि अपने अंदर जिम्मेदारी टाइप आ जाए कि हाँ मेरे को ये काम करना है। तो मोटिव ये हो गया कि इनर स्टेट, अंदर से अपने को एनर्जाइज आएगा कि मुझे ये काम करना है, ये हो गया मोटिव। मोटिवेशन क्या है? ये प्रोसेस है। दो वर्ड आया, एक मोटिव आया, जो अंदर से भावना आती है कि मुझे काम करना है, ये मोटिव हुआ। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है कि किसी बंदे को बूस्ट कर दो, स्टिमुलेटिंग मतलब बूस्ट कर दो कि वो अच्छे से काम करे और जो डिजायर रिजल्ट है उसको अचीव करे। ठीक है, किसी को बूस्ट, किसी के अंदर के भावना को बूस्ट करना मोटिवेशन कहलाता है। और मोटिव क्या है? अंदर की भावना जो कि एनर्जाइज, खुद ब खुद काम करने की लिए, वो रेस्टलेस काम करने के लिए अंदर से निकले आदमी के, वो हो गया मोटिव। ठीक है, मोटिवेशन मतलब प्रोसेस है किसी बंदे को बूस्ट करना ताकि वो डिजायर रिजल्ट को अचीव कर सके। अब मोटिवेटर भी एक आएगा जो मोटिवेट करता है। इट इज अ फोर्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, जो मोटिवेट करता है वो एक तरीके का एक फोर्स है ना। आप बहुत सारे मोटिवेटर या यूट्यूब वगैरह में आजकल बहुत सारे मोटिवेटर अच्छा लेक्चर वगैरह देते हैं, तो वो क्या है? एक फोर्स है, एक तरीके का एक सोर्स है, जिससे हमारा ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन यानी इनर फीलिंग। एक मोटिवेशन का फीचर्स क्या क्या है? ये एक अंदर से फीलिंग आता है जो कि काम करने के लिए आज डिजायर, है ना, एस्पिरेशन और नीड, जरूरत को जरूरत या जो भी डिजायर है उसके लिए अंदर से जो फीलिंग आता है वो मोटिवेशन है। ठीक है, कोई आपको जबरदस्ती काम नहीं करा सकता जब तक आप खुद काम करना ना चाहो। इट कैन बी पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव हो सकता है रिवार्ड, या निगेटिव हो सकता है पनिशमेंट, है ना, कि नहीं काम करना, ये भी एक मोटिवेशन है कि नहीं काम करना है, जाओ जो करना है करो। मोटिवेशन वेरीज फ्रॉम मैन टू मैन। अब हर लोग दुनिया में अलग अलग टाइप के होते हैं, तो मैन टू मैन मोटिवेशन अलग अलग वेरी करता है। अब देखो हायरार्ची थ्योरी, ये मैस्लोज नाम के एक भाई थे, उन्होंने क्या किया? ये हायरार्ची थ्योरी दिया, हायरार्ची थ्योरी। ठीक है, हायरार्ची थ्योरी क्या होता है? इस तरीके का जो चार्ट कहीं भी बना रहता है उसको हायरार्ची बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके का जो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है कि सबसे ज्यादा आपको क्या चाहिए, उससे कम क्या चाहिए, उससे कम क्या चाहिए, सबसे कम आपको क्या चाहिए, कम से कम। ठीक है, तो मैस्लोज ने क्या किया? हायरार्ची थ्योरी दिया। एक मिनट, मैस्लोज नाम के एक वो थे, है ना, मैस्लोज, उन्होंने एक थ्योरी दिया, उसमें उन्होंने बताया कि बंदों को क्या क्या चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके, है ना। तो काम में मन कब लगता है ना, तो ह्यूमन बिहेवियर को उन्होंने पढ़ा और एक ये चार्ट बना कर दिया कि इंसान कब अच्छे से काम करेगा, है ना। मैस्लोस फोकस ऑन नीड एज द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। मैस्लोस ने क्या पसंद किया कि इंसान की जरूरत क्या है ताकि वो काम अच्छे से करे, है ना। काम कब करेगा? जब उसका काम में मन लगेगा। काम में मन कब लगेगा? उसका एक हायरार्ची थ्योरी बनाया। तो इस तरीके का जहां भी चार्ट बनता है, जो सबसे ज्यादा इंसान को क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, है ना, उसका एक चार्ट बनता है, तो उसको बोलते हैं हायरार्ची। हायरार्ची मतलब यही एक चार्ट जो ट्रायंगल जैसा बनेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, ये। ठीक है, सबसे पहला क्या है? इन ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट दे आर 5 नीड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्ची थ्योरी, नीड हायरार्ची थ्योरी, 5 चीजें क्या क्या हैं, है ना। तो सबसे पहला क्या है? साइकोलॉजिकल। ये देखिए, सबसे पहला क्या है? साइकोलॉजिकल, उसके बाद सिक्योरिटी, तीसरा बिलोंगिंगनेस, चौथा ई स्टीम, पांचवा क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि नीड ऑफ हायरार्ची थ्योरी, मैस्लोस के जो नीड ऑफ हायरार्ची थ्योरी है उसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहला साइकोलॉजिकली। ठीक है, सैलरी, आपका सैलरी अच्छा रहेगा तो आप खुद ब खुद काम करोगे, है ना। सैलरी, अब आपको काम करा रहा है 12 घंटा और सैलरी दे रहा है 8,000, तो वहां खुद ब खुद काम करने का एक मन टूट सा जाता है। ठीक है, तो मैस्लोस भाई ने ये स्टडी किया कि इंसान की नीड क्या है। ठीक, तो नीड क्या क्या है? सबसे पहला, अगर सैलरी अच्छा रहेगा तो वो काम खुद ब खुद ठीक से करेगा। तो साइकोलॉजिकली सबसे पहला क्या रखा है उसने? साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या डाला उसने? सैलरी, पैसा, है ना।
सबसे बड़ा चीज पैसा ही है कि भाई पैसा सही है तो काम करने में खुद ब खुद मन लगेगा। दूसरा क्या, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आता है जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। मतलब आप प्राइवेट माइंस में देखोगे तो क्या है, कभी भी आपका जॉब जा सकता है, इस तरीके का एक मन में डर बना रहता है। ये जब डर बना रहेगा तो काम खुद ब खुद इफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पैसा सही होना चाहिए। उसके बाद क्या है भैया, कि जॉब का मेरा सिक्योरिटी होना चाहिए, ये इंसान का जरूरत है। ठीक है, तीसरा क्या है, बिलोंगिंगनेस, अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। ठीक है, बिलोंगिंगनेस मतलब उसको कैसा वहाँ माहौल मिल रहा है। ठीक है, उसके वर्कर्स के साथ फ्रेंडशिप है कि नहीं, अब वहाँ जा रहा है अकेले, किसी से बातचीत नहीं, तो ये सारा चीज क्या होगा, आपका काम पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, बिलोंगिंगनेस में यही आता है कि आपका कितना अच्छा वर्क कल्चर वहाँ मेंटेन है, कि आपस में सब फ्रेंडशिप वगैरह है कि नहीं, आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं उस जगह को, है ना। तो ये बिलोंगिंगनेस आपका तीसरा नीड है। चौथा क्या है, ई स्टीम मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे बड़ा है कि आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं उस काम से। ठीक है, अब आप चाहते थे कुछ और करना और यहाँ काम करने आ गए, तो यहाँ आपका काम में मन नहीं लगेगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपका, हायर अथॉरिटी आपको नीचे वाले को, सबऑर्डिनेट को बहुत ही गंदा बिहेवियर कर रहा है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट उसका ठेस पहुंच रहा है, तो ये भी आपका एक है जो काम करने से आपको रोकेगा, है ना। तो अपने सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच ये चीज होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट का यहाँ क्लैश होता है, कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता है, तो इसका काम करने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, स्टेटस, रिकॉग्निशन, अटेंशन, इसको अटेंशन, बेचारा काम भी कर रहा है, उसको ज्यादा अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ भी वो बोलेगा क्या फायदा काम करने से, है ना। तो ये सब चीजें स्टीम में आती हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब ग्रोथ, यहाँ मेरा ग्रोथ है कि नहीं, कि जिंदगी भर मैं इसी वर्कर में ही जिंदगी भर रह जाऊंगा, ये भी काम करने में आपको इफेक्ट करता है, कि अगर उसे ग्रोथ दिखेगा तो वो काम करेगा, काम में एक्सपर्ट बनेगा और वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ग्रोथ जो है, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये लास्ट है। तो ये 5 नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी जो दिया, उसमें सबसे पहला यही है साइकोलॉजिकल, जिसमें सैलरी है। सिक्योरिटी मतलब जॉब सिक्योरिटी, कि भैया कहीं मुझे जॉब से हटा तो नहीं देगा, अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो काम करने मन नहीं रहेगा। ठीक है, बिलोंगिंगनेस मतलब फ्रेंडली माहौल है कि नहीं। ई स्टीम, ई स्टीम मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को तो कहीं ठेस नहीं पहुंच रहा है, या कुछ ऐसा है, अटेंशन उसे ज्यादा नहीं मिल रहा है, काम कर रहा है फिर भी उसको अलग नजर से देखा जा रहा है, तो वहां वो काम करने में उसका मन नहीं लगेगा। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो ग्रोथ। सबसे लास्ट में आदमी देखता है कि चलो पैसा भी ठीक है, जॉब सिक्योरिटी भी है, हाँ ठीक है मेरे को जॉब से नहीं हटाएगा, फ्रेंडली माहौल भी, लेकिन मेरा ग्रोथ ही नहीं है, मैं जिंदगी भर वर्कर ही रह जाऊंगा, तो वहां आपका काम करने में मन लास्ट में नहीं लगेगा, कि मेरा यहाँ तो कुछ ग्रोथ ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था आपका हायरार्की थ्योरी। तो एज पर मास्लोस थ्योरी, पीपल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज नीड, उसका जो जरूरत है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। ठीक है, नीड्स आर इन द हायरार्की ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक। बेसिक क्या चीजें हैं, साइकोलॉजिकल मतलब सैलरी, सैलरी से ही चालू होता है, और हायर लेवल नीड्स की ग्रोथ है कि नहीं। ठीक है, सबसे शुरुआत कहाँ से हो रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, सबसे शुरुआत हो रहा है सैलरी से, फिर सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस, स्टीम। अ पर्सन मूव्स टू हायर नीड ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। ठीक है, नीचे से ऊपर तभी जाता है जब नीचे वाला सेटिस्फाइड। अगर आपका सैलरी सही नहीं है तो आप सैलरी के लिए ही रोते जाएंगे, ऊपर का तो सोचेंगे ही नहीं। सैलरी सही रहा तो जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे कि जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं। जॉब सिक्योरिटी भी हुआ तो माहौल कैसा है उसके बारे में सोचेंगे, वो भी ठीक है तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेरा सही है कि नहीं, है ना, उसके बारे में सोचेंगे। अगर ये भी ठीक है तो लास्ट में देखेंगे कि मेरा ग्रोथ है कि नहीं है ना। A successful manager identifies need level of the employee to motivate him effectively। अब जो सक्सेसफुल मैनेजर होता है वो क्या करेगा, वो पहले देखेगा एम्प्लॉय किस लेवल पे है। ये जो हायरार्की थ्योरी है, ये किस लेवल पे है, सैलरी उसको सही मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी है, तो उसको शायद अटेंशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसको अटेंशन देना चालू करेगा मैनेजर, ताकि उसका काम में मन लगे। ठीक है, लास्ट में अगर उसको ग्रोथ का लालच देगा कि भाई तुम ऐसा काम करोगे तो आपका यहाँ ग्रोथ हो जाएगा, आप यहाँ पहुंच जाओगे, ये सारा चीज आपका इसमें मैनेजर का वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के लिए यहीं तक रखते हैं हायरार्की थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। बाकी प्लानिंग और कंट्रोलिंग दो चीज बच गया है ना। ठीक है, फिर
नेक्स्ट क्लास में अपन आगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।